हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसिस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है और चैप्टर चल रहा है सेकंड में है पेज नंबर 34। ठीक है भाई जी। और इसमें लास्ट पैराग्राफ है। तो इसमें स्टैंटन कह रही है कि द एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्म, वेट, मोशन एंड नंबर्स as in mechanical moments are all embodied in the human organism and are outwardly exhibited by mechanism, artistic and scientific works। ये जो एलिमेंट्री प्रिंसिपल हैं, जो प्रकृति में जो मूलभूत सिद्धांत हैं, एक तरह से एलिमेंट्री प्रिंसिपल हैं। कौन से? फिर से वही लॉ ऑफ केमिकल के हिसाब से, लॉ ऑफ आर्किटेक्चर के हिसाब से, लॉ ऑफ मैथमेटिकल के हिसाब से, लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, रोटेटरी मोशन, ये ना जी। तो जितने भी एलिमेंट्री प्रिंसिपल हैं किसी भी फॉर्म के, वेट के, मोशन के, नंबर के रूप में, जो कि हम मैकेनिकल मोमेंट्स में मिलते हैं, जो हमें जैसे कि वो सारे के सारे ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के अंदर एम्बडीड हैं। एम्बडीड का मतलब स्थापित हैं, निहित हैं, या ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में वो सारे के सारे एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स व्याप्त हैं, है जी। एंड आर आउटवर्डली एग्जिबिटेड बाय मैकेनिज्म, आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक वर्क्स। और कैसे पता चलता कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में सारे के सारे एलिमेंट्री प्रिंसिपल हैं? उस ह्यूमन के द्वारा जो बाहर की तरफ मैकेनिज्म, मैकेनिक्स, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड इंसान का आर्ट के रूप में, मैकेनिकल काम के रूप में कोई चीज उठाना, धकेलना, फिजिकल वर्क मैकेनिकल, और आर्टिस्टिक का मतलब डिजाइन तैयार करना, आर्ट बनाना, साइंटिफिक वर्क्स के रूप में ये एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स आउटवर्डली एग्जिबिटेड होते हैं। इससे पता चलता कि ये इस इंसान के अंदर ये प्रिंसिपल है, तभी तो वो कर पा रहा है। बिल्कुल। मैन इज बट ए पार्ट ऑफ वन स्टुपेंडस होल, एज वी शैल हैव एवरी रीजन टू बिलीव एज वी प्रोग्रेस इन द स्टडी ऑफ साइंटिफिक फिजियोग्नोमी। मैन इज बट ए पार्ट, व्यक्ति परंतु एक हिस्सा मात्र है, वन स्टुपेंडस होल का। वन स्टुपेंडस होल का मतलब है एक अद्भुत समग्रता। ये जो एज ए होल यूनिवर्स है, एज ए होल पूरा का पूरा सिस्टम है, इंसान इसका एक हिस्सा है जी, प्रभावशाली हिस्सा है इस ब्रह्मांड का। एज वी शैल हैव एवरी रीजन टू बिलीव एज वी प्रोग्रेस इन द स्टडी ऑफ साइंटिफिक फिजियोग्नोमी। और हमें हर एक रीजन, हर एक कारण का पर भरोसा करना होगा, विश्वास करना होगा, जब हम प्रोग्रेस करेंगे स्टडी करते हुए साइंटिफिक फिजियोग्नोमी में। द ग्रेट फ्रेंच फिलोसोफर कॉम्टे रिकॉग्नाइज्ड the intimate relation between universal existence and mathematical law, and he expressed his sense of its thus he observes। कह रहे हैं ग्रेट फ्रेंच फिलोसोफर रहे कॉम्टे साहब, इन्होंने रिकॉग्नाइज करा, उन्होंने स्पष्ट किया, उन्होंने पहचाना एक इंटीमेट रिलेशन किसके बीच में? यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस एंड मैथमेटिकल लॉ के बीच में। जी। किसी भी चीज का यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस और मैथमेटिकल लॉ कैसे काम करता है किसी के एग्जिस्टेंस में, उन्होंने ये रिकॉग्नाइज करा, ये इंटीमेट रिलेशन, और एक्सप्रेस करा अपने सेंस को इस तरह से। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इट इज नेसेसरी फॉर फिजियोलॉजिस्ट टू हैव जियोमेट्रिकल एंड मैकेनिकल नॉलेज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड द प्ले ऑफ द कॉम्प्लेक्स apparatus of the living
एंड स्पेशली ऑफ द एनिमल ऑर्गेनिज्म। जब उन्होंने ये जी। देखा कि ये यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस और मैथमेटिकल लॉ के बारे के बीच में एक इंटीमेट रिलेशन है, तो उन्होंने ये कहा, ये ऑब्जर्व किया कि बहुत ही आवश्यक है किसी भी फिजियोलॉजिस्ट के लिए जियोमेट्रिकल और मैकेनिकल नॉलेज को प्राप्त करना, समझने के लिए स्ट्रक्चर को, और जो प्ले कर रहा है कॉम्प्लेक्स ऑपरेटस ऑफ द लिविंग, एक जो जिंदा इंसान के रूप में ये लिविंग एपरेटस कैसे, ये कॉम्प्लेक्स एपरेटस है अपने आप में, ये कैसे काम कर रहा है, कैसे इसकी स्ट्रक्चर है, इसको समझने के लिए किसी भी फिजियोलॉजिस्ट को नॉलेज होनी चाहिए जियोमेट्रिकल और मैथमेटिकल, सॉरी मैकेनिकल नॉलेज होनी चाहिए, जियोमेट्रिकल और मैकेनिकल नॉलेज होनी चाहिए, और स्पेशली ऑफ द एनिमल ऑर्गेनिज्म के रूप में कैसे काम कर रहा है इसे जानने के लिए। अगर जियोमेट्रिकल नॉलेज नहीं है, मैकेनिकल नॉलेज नहीं है किसी फिजियोलॉजिस्ट को, तो वो नहीं और किसी भी ऑर्गेनिज्म को, एनिमल ऑर्गेनिज्म को नहीं पहचान पाएगा कि ये कैसे काम करता है और किस लिए है, और अब ये ऐसा क्यों कर रहा है। बिल्कुल। द लॉज ऑफ इक्विलिब्रियम एंड मोशन, ये आर एज वी शॉ व्हेन ट्रीटिंग ऑफ देम absolutely universal in their action, depending wholly on the energy and not at all on the nature of the forces considered, and the only difficulty is in their numerical application in cases of complexity. तो फ्रेंच फिलोसोफर कॉम्टे साहब ये कह रहे हैं कि जो लॉ है, द लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम जो है और मोशन जो है, संतुलन का और मोशन का जो नियम है, आर एज सा व्हेन ट्रीटिंग ऑफ देम, जब हम इसको ट्रीट करते हैं इन नियमों को, तो एब्सोल्युटली यूनिवर्सल इन देयर एक्शन, इनका हर जगह सार्वत्रिक रूप से इनका अपना काम डिपेंडिंग होली ऑन एनर्जी, एकमात्र एनर्जी के ऊपर निर्भर करता है इनका काम, किसका, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम का, लॉ ऑफ मोशन का। और कह रहे हैं नॉट एट ऑल ऑन द नेचर ऑफ दीज फोर्सेस कंसिडर्ड, और बिल्कुल भी इन फोर्सेस की नेचर को कंसिडर नहीं किया। एंड द ओनली डिफिकल्टी इज इन देयर न्यूमेरिकल एप्लीकेशन इन केसेस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, और एकमात्र कठिनाई क्या है इनकी कि ये न्यूमेरिकल एप्लीकेशन इनका करना होगा कॉम्प्लेक्सिटी के केसेस में, इसलिए इनको एक तरह से कंसिडर नहीं कर पाए। ये समस्या रही, बड़ा डिफिकल्ट है न्यूमेरिकल एप्लीकेशन के रूप में इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के रूप में इनको अपनाना। दस डिस्कार्डिंग ऑल आइडियाज ऑफ ए न्यूमेरिकल एप्लीकेशन इन बायोलॉजी, अब चूंकि इनको बड़ा कठिन है न्यूमेरिकल एप्लीकेशन के रूप में इनको अप्लाई करना किसी चीज को जानने के लिए, तो इसलिए डिस्कार्ड कर दिए सारे आइडिया न्यूमेरिकल एप्लीकेशन के बायोलॉजी में, कर तो पाए नहीं, नकार दिया। कह रहे हैं वी परसीव दैट द जनरल थ्योरम्स ऑफ स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स मस्ट बी स्टीडीली वेरीफाइड इन द मैकेनिज्म ऑफ द लिविंग बॉडीज on the rational study of which they cast an indispensable light। और आगे कह रहे हैं कॉम्टे साहब कि इस तरह से we perceive that the general theorem, हमें ये महसूस होगा, हम ये पता चलता है, हम ये धारण करते हैं कि ये जो जनरल थ्योरम है, थ्योरी पाइथागोरस, इस तरह की थ्योरी जो है, थ्योरम्स, न्यूमेरिकल थ्योरम्स जो हैं स्टैटिक्स की और डायनेमिक्स की, मस्ट बी स्टडीली वेरीफाइड, ये बड़े स्टडीली आराम से वेरीफाई भी होती है इन मैकेनिज्म ऑफ द लिविंग बॉडीज में, दिखती हैं, वेरीफाई होती है ऑन द रेशनल स्टडी। अगर एक रेशनल स्टडी की जाए जिनकी, तो कह रहे हैं दे कास्ट एन इंडिस्पेंसिबल लाइट, फिर ये एक ऐसी रोशनी, ऐसी नॉलेज, ऐसा प्रकाश डालती हैं जो आप उसको नहीं डिस्पेंस कर सकते, उसे नहीं नकार सकते, उसे ध्यान देना ही होगा। एक ऐसी नॉलेज निकल के आती है इनके हिसाब से। द हाइट ऑर्डर्स ऑफ एनिमल्स
act in response and motion like any other mechanical apparatus of similar complexity, with the one difference of the mover, which has no power to alter the laws of motion and equilibrium. कह रहे हैं ये जो हाईएस्ट ऑर्डर है एनिमल्स का, हाइट नहीं था ये, द हाईएस्ट ऑर्डर्स जो है एनिमल्स के काम करने के, रेस्पॉन्स करने के, मोशन के, बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कोई मैकेनिकल ऑपरेटर्स काम करता है। कैसे? फावड़े से आप मिट्टी उठा के ट्रॉली में भरते हो, ऐसे जेसीबी करती है। बिल्कुल है भैया, आप सही बात कूड़े है। को दोनों हाथों से बटोर के टोकरी में भरते हो, ऐसे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट करता है ऑपरेटर। कह रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही हाईएस्ट ऑर्डर में काम करते हैं ऑपरेटर ऑफ सिमिलर कॉम्प्लेक्सिटी के, विद द वन डिफरेंस, एक अंतर है बस दोनों में, मैकेनिकल ऑपरेटर्स में और इंसान में। वन डिफरेंस ऑफ द मूवर विच हैज नो पावर टू अल्टर द लॉज ऑफ मोशन। जो मशीन है मैकेनिकल, उसके वो नहीं बदल सकती अपने तरीके से लॉ ऑफ मोशन को और इक्विलिब्रियम को नहीं बदल सकती, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म परिस्थिति के अनुसार अपने आप डिसीजन ले सकता है। एक अंतर है, अदरवाइज बिल्कुल सेम काम करे मशीन की तरह। इंसान और मशीन में कोई अंतर नहीं, बस इंसान में यह है कि वो अपना विवेक से काम कर सकता है, मशीन में विवेक नहीं होता, वो इंसान के द्वारा ऑपरेट हो सकती। द पार्टिसिपेशन ऑफ रेशनल मैकेनिक्स इन पॉजिटिव बायोलॉजी इज दस एविडेंट। इस तरह से जो रेशनल मैकेनिक्स का जो पार्टिसिपेशन है पॉजिटिव बायोलॉजी में, वो अपने आप में एक पुख्ता होता है, पता चलता है। मैकेनिक्स कैन नॉट डिस्पेंस विद जियोमेट्री, and besides we see how anatomical and physiological speculations involve considerations of form and position। अब इस मैकेनिक्स को भी जियोमेट्री से डिस्पेंस नहीं कर सकते कि भाई जियोमेट्री से काम चला लो, मैकेनिक्स से मत चलाओ। जियोमेट्री का भी उतना रोल है, मैकेनिक्स का भी उतना रोल है। बिसाइड्स वी सी हाउ एनाटॉमिकल, उसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि कैसे एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल स्पेकुलेशन शामिल हैं कंसिडरेशन में किसी फॉर्म के, किसी स्वरूप के, इस यहाँ पे अस्तित्व में बने रहने में उनकी एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल धारणाएं कैसे शामिल हैं, एंड पोजीशन। इस तरह से तो लब्बो लबाब यहाँ ये है इसका कि भैया सारे के सारे नियम जो चल रहे हैं प्रकृति में, वो इंसान के अंदर भी वही हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी वही हैं। बस अंतर इतना है कि जो बाहर मशीनें हैं वो स्वतः निर्णय नहीं कर सकती, जबकि ऑर्गेनिज्म स्वतः निर्णय कर सकता है। अदरवाइज सेम है, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं आगे कि अमेरिका हैड गिवन, यही रुके क्या? 8 बज गए उधर और फिर ये खिंच जाएगा 10-15 मिनट। ठीक है, यहीं रुकते हैं तो फिर कोई बात नहीं। राम राम भैया। मिनट, राम राम।